हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फंक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स को फिर से हम यहाँ कवर करने के लिए लेकर आ गए हैं और ये होगा हमारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का टोटल 7 दिन का होगा। और वीकली करंट अफेयर्स का लाने का मतलब मेरा यही है सिंपल सा कि पूरे हफ्ते आप जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट है उनको आप टाइम दो। बाकी संडे को आप आके पूरा सप्ताह का आप करंट अफेयर्स कवर कर लो। इससे क्या होगा, आपको रोज रोज करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा, प्लस आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो भी तैयार हो जाएगा। मेरा पर्पज वीकली करंट अफेयर्स लाने का पर्पज मेरा यही है। तो हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं, कर लेंगे नियुक्तियां, पहल योजनाएं, रिपोर्ट व सूचकांक, पुरस्कार व सम्मान, संगठन व सम्मेलन, ऐसे कर करके जितने भी करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपीय संघ का सबसे सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार। इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन इसमें सी है, डोनाल्ड ट्रंप और डॉक्टर सबीर हसन को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप और डॉक्टर सबीर हसन को। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ ने 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार दो कैदी पत्रकारों, बेलारूस के आंद्रेज ओजोबूत और जॉर्जिया के म्यूजा अमागलोवी को देने की घोषणा की है। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें होगा बी ऑप्शन, आद्रा ओजुबूत जो कि बेलारूस के हैं, और जिया मागलो बेली जो कि जॉर्जिया की हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा साउंड चेक कर लूँ। एक मिनट। ओके, हाँ, ठीक है। तो ये सम्मान मिला है आद्रे पोजबूत जो कि बेलारूस के हैं और जिया मागलुवेली जो कि जॉर्जिया के हैं। और ये सम्मान दो कैदी हैं, कैदी पत्रकारों को, मतलब कैदियों पे रिपोर्ट करते हैं, उनको दिया गया है। सखारोव पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार है, जिसे यूरोपीय संसद द्वारा हर साल मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए संघर्ष को मान्यता देता है और इसे 1988 में सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के सम्मान में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया जिसका अर्थ सुगंधित पुष्प होता है? ठीक है, चक्रवात मोथा का नाम जो किया है दोस्तों वो थाईलैंड ने दिया है। अभी हाल ही में बंगाल में चक्रवात आया हुआ है, उसका नाम है चक्रवात मोथा और इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। याद कैसे रखोगे? मोथा, था इसमें भी है, थाईलैंड इसमें भी है। ठीक है, मोथा थाईलैंड ऐसे करके इसमें याद कर लेना। ठीक है, मोथा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहा है। ठीक है, अब आगे, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे बनाई गई थी? ठीक है, तो ये बनाई गई थी दोस्तों, हुगली नदी के नीचे बनाई गई थी। इसके बारे में और जानते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यह कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरती है और कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। इस सुरंग के कुछ हिस्से हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे तक जाते हैं। यह परियोजना कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी? कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ेगी। और बनी कहाँ पे है? तो हुगली नदी में ये बनी है। ठीक है, सीओपी 10 ब्यूरो का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? सीओपी 10 ब्यूरो का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है अजरबैजान को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार मिला 2025 का, वो मिला है मारिया कोरोना मचाडो को। ठीक है, मारिया कोरोना मचाडो को मिला है। मारिया कोरोना मचाडो पेरिस्का वेनेजुएला की एक राजनीतिज्ञ और औद्योगिक औद्योगिक इंजीनियर हैं जो वर्तमान में वेनेजुएला में विपक्ष के नेता में है। उन्होंने विपक्षी नेता हैं। ठीक है, उन्होंने 2011-2014 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 2025 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ठीक है, कौन है? मारिया कोरोना मचाडो। याद कैसे रखोगे? इनके नाम को याद याद करने की ट्रिक है, एक
हल्ला मत मचाओ, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। ठीक है, तो हल्ला शांति अपोजिट हो गया। मचाओ से याद रखना मचाडो। ठीक है, मचाओ से याद रखना मचाडो। ठीक है, और शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है तो शांति इंक्लूड है इसमें। हल्ला मत मचाओ, शांति रखो और मारिया कोर्ना मचाडो हैं इसके पुरस्कार। दोस्तों, आपको पता है 2025 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, मिल मिल चुका नहीं, मतलब अनाउंस हो गया, 10 दिसंबर को मिलेगा। तो 2025 के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उसको मैंने, एक मेरी ही वीडियो है नोबेल पुरस्कार 2025 में मैंने कवर किया है, इसी चैनल पर है। ठीक है, इसको आप जाके देख लीजिएगा, इसमें मैंने सारा ट्रिक के साथ इसको मैंने कवर कराया है। आप देख लेंगे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार को छोड़ के जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है नोबेल पुरस्कार से। तो आप वहां पे देख लेंगे और ट्रिक के साथ मैंने याद भी करवाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। ये कुमार संगकारा, सॉरी, ये कुमार संगकारा है। इनका रिकॉर्ड तोड़ के जो विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। पहले नंबर पे हैं क्रिकेट के भगवान किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। पहले नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे है अंतरराष्ट्रीय लेड विषाक्तता निवारण सप्ताह। ठीक है, कब मनाया गया? जिसकी शुरुआत 2013 में डब्ल्यूएचओ और यूनेप द्वारा की गई थी। तो ये मनाया गया दोस्तों 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक मनाया गया, और इसकी थीम क्या थी? कोई सुरक्षित स्तर नहीं, लेड एक्सपोजर को समाप्त करने के लिए अभी कार्य करें। आगे, चर्चित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जहाँ 2400 साल पुरानी कन्हेरी गुफाएं भी हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में ये है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है, जो ठाणे और मुंबई उपनगर जिलों तक फैला एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहले कृष्णगिरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और 1981 में इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री संजय गांधी के नाम पर रख दिया गया है। आगे है, भारत के पहले केबल स्पेशल ग्लास ब्रिज का क्या नाम है, जो उत्तराखंड में ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया गया है और लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा, यानी लक्ष्मण झूला के यहाँ स्थान लेगा ये। तो इसका नाम है दोस्तों बजरंग सेतु। इसका नाम है बजरंग सेतु, ये ऋषिकेश में है, गंगा नदी पर है। ग्लास ब्रिज है, ये ग्लास लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये ग्लास लगा है, ग्लास ब्रिज है। और जानते हैं, उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना यह नया कांच का सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु है, जो लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा। यह पुल 66 मिलीमीटर मोटे मजबूत कांच के फर्श के साथ बनाया गया है, जो पैदल चलने वालों को नदी के ऊपर चलने का अनुभव कराएगा। आगे है, हाल ही में निधन हुए राजेंद्र किशोर पांडा किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजेंद्र किशोर पांडा का निधन हो गया, वो किस किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आडियो भाषा के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे। आगे है, ट्रैकोमा यानी ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला विश्व का 26वां देश कौन बना है, जो आंखों से संबंधित एक संक्रामक रोग है? ट्रैकोमा को फिजी ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, फिजी ने समाप्त कर दिया है, और ऐसा करने वाला 26वां देश है। ट्रैकोमा एक संक्रमण जीवाणु संक्रमण है, जो आंखों को प्रभावित करता है, और इसके बार बार संक्रमण से दर्द, अंधापन और आंखों की अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह फ्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों या नाक, गले में स्राव के संपर्क में आने से फैलता है, जो अक्सर खराब स्वच्छता और अस्वच्छता वातावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संक्रमण रोग है, छुआछूत से फैलता है ये, और इसको खत्म करने वाला 26वां देश बन गया है फिजी। फिजी से आप याद रखना, फिजी से याद रखना, फीज करके नहीं, कुछ चीजें रख दी जाती हैं फीज करके। मान लो ये इसने ट्रकोमा फ्रीज कर दिया है। आगे, स्टेस ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? ये हो गई है 2 मिलियन, लगभग 20 लाख, 20 लाख लोगों की। आगे है,
प्रोजेक्ट अरुणांक जिसका 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस संस्था द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती और दूर दराज के इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट अरुणांक जो है दोस्तों, ये बना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा ये बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट अरुणांक के बारे में और जानते हैं। प्रोजेक्ट अरुणांक, ठीक है, अरुणांक से बना अरुणाचल प्रदेश से लिया गया है नाम। तो अरुणांक प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश में सीमा संगठन संगठन यानी ब्यूरो बीआरओ की एक परियोजना है जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिससे भारतीय सेना की आवाजाही आसान हो सके और स्थानीय आबादी को फायदा हो। अगला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट में से पहले जहाज का नाम क्या है? तो इसमें से जो पहला जहाज है दोस्तों वो है आईएनएस माहे। आईएनएस माहे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में पहला जहाज माहे 23 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम था को औपचारिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? तो कफाला प्रणाली जो दोस्तों उसको समाप्त किया है, उसको समाप्त किया है सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने इसको समाप्त कर दिया है। क्या होती है कफाला प्रणाली? लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है। इस प्रणाली ने विदेशी श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं से बांध रखा था, जो उनके वीजा और नौकरियों को नियंत्रित करते थे। इन सुधारों से प्रवासी श्रमिकों को नौकरी बदलने और देश छोड़ने की आजादी मिलेगी। ठीक है, पहले क्या होता है, सऊदी अरब में जाने पर वहां की सरकार डिसाइड करेगी कि आप कब मतलब बाहर जा सकते हो या फिर कितना दिन तक वहां पे रुक सकते हो। जैसे कि अपने इंडिया में है, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, तो आप जितने दिन तक आपका वीजा आप रहोगे फिर आप चले जाओगे, ऐसे होता है। लेकिन वहां की सरकार डिसाइड करती थी आपका आने जाने का, लेकिन अब वही कफाला प्रणाली समाप्त हो गई है। ठीक है, और मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस आधुनिक गुलामी की निंदा से मुक्ति माना जा रहा है। क्या है कपाला प्रणाली? यह प्रणाली 1950 के दशक में शुरू हुई थी और इसमें प्रणाली प्रवासी श्रमिकों के वीजा, नौकरी और आवाजाही पर नियोक्ता का पूरा नियंत्रण था। नियोक्ता मतलब जो लेके वहां पे नियुक्त कर ठेकेदार वगैरह टाइप के नहीं होते हैं, यहाँ से जाते हैं उनके यहाँ काम करते हैं, उनको कहते हैं। अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, डेम सारा मुल्लाली। डेम सारा मुल्लाली बनी है। डेम सारा मुल्लाली चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। देखो, इंग्लैंड अपने आप को बहुत मॉडल 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 समझता है, लेकिन वहां पे इस समय पहली महिला कोई बनी है इतने समय बाद। ठीक है, चलो कोई नहीं, खैर डेम सारा मुल्लाली को याद रखना। उन्हें कैटेगरी की नई आर्क बिशप के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे वह इस पद पर 1400 साल के इतिहास में पहली महिला बनी है। ठीक है, आगे है 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, जिसका आयोजन कुआलालंपुर में हो रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों मलेशिया कर रहा है। आगे कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य इनिशिएटिव एंड सस्टेनेबिलिटी यानी समावेशिता और स्थिरता। इसकी थीम याद रखना, छोटी है और इम्पोर्टेंट है। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया संगठनों का संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली एक अर्धवार्षिकी बैठक है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग यानी अंडर वाटर टनल बनाने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों, केरल ने ऐसा किया है। नीचे है केरल सरकार ने अक्टूबर 2025 में वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली अपनी पहली पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा की है। यह परियोजना राज्य की तटीय राजमार्ग विकास पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना है। आगे है नासा ने 60 साल पुराने किस क्षुद्रग्रह को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा यानी क्वाजी मून घोषित किया है? ये किया है 2025 PN7 को। 2025 PN7 को किया है।
आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन किए और ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में, सबरीमाला अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अक्टूबर 2025 को केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए। वे ऐसा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी। पारंपरिक इरुमुड़ी रखकर 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने पूजा की, जिससे यह यात्रा ऐतिहासिक हो गई। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर क्या है? केरल के मथिट्टा जिले में एक प्रसिद्ध और विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है, जो शिव और मोहिनी यानी विष्णु का स्त्री रूप के पुत्र हैं। जब विष्णु शिव और मोहिनी का संयोग हुआ था, शिव और मोहिनी, विष्णु जी ने जो स्त्री रूप दिया था और शिव और मोहिनी का संयोग हुआ था, उनसे एक पुत्र जन्मा था, उसका उनका नाम था अयप्पा। उन्हीं पे ये मंदिर है। मंदिर वर्ष के कुछ विशेष समय में खुलता है और यह दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 41 दिन का व्रत रखते हैं इसके दर्शन के लिए। ठीक है, आगे है, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? ये बना है तिमोर लेस्ते। टोटल 10 है, ये देख लीजिए आप। और 11वां बना है तिमोर लेस्ते। आगे, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। गुगेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि भारतीय शतरंज के लिए डबल गोल्ड ट्रायम्फ साबित हुई और आगामी फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोवा में पहले एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है। ठीक है, ये लोग खेलेंगे, जो कि फीडे का हो रहा है गोवा में। बिहार के दो नए रामसर स्थलों गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को जोड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 93, याद रखना एकदम। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को सितंबर 2025 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। बिहार के बक्सर जिले में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब कुल 93 रामसर स्थल है। दोस्तों, पूरा 93 रामसल स्थल, ठीक है, आपको रटे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ये मेरी एक क्लास है, ठीक है। टोटल 93 रामसर स्थल है। टोटल पूरी लिस्ट वाइज है और पूरा राज्यों वाइज लिस्ट है, ठीक है। ये वीडियो 30 मिनट की है, ठीक है। आप अगर इसमें 30 मिनट आप वीडियो में निवेश करोगे, तो आपको एक तो ट्रिक टिप्स सब पता चल जाएगी, दूसरी पूरी 93 रामसर साइट अपडेट के साथ इसमें कवर कराया गया है। तो आप 30 मिनट दीजिए और इतना आप ज्ञान पाइए। चलिए आगे अब देखते हैं। कौन सा देश एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप का बैठक आयोजित करेगा? दोस्तों, ये मेरे चैनल पर है, ये मेरी वीडियो है, मेरे चैनल इस पे है, पंख पाठशाला पे, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे, कौन सा देश एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक आयोजित करेगा? तो करेगा भारत। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य स्पाइस रूट पहल शुरू करने के लिए जाना जाता है, जो विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देगा? ये केरल। केरल वह राज्य है जिसे विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्राचीन बंदरगाहों, सांस्कृतिक विरासत स्थलों और मसाला व्यापार से जुड़े अन्य ऐतिहासिक स्थानों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देगा। लक्ष्य क्या है इसका? इस पहल का मुख्य लक्ष्य केरल के प्राचीन मसाला मार्गों को पुनर्जीवित करना है, लेकिन वैश्विक मसाला व्यापार में इसके ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करना है। ठीक है, केरल वैसे ही मसालों के लिए जाना जाता है। आगे, पीएम श्री योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है दोस्तों, 14,500 विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए मॉडल स्कूलों के रूप में तैयार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्कूलों का उद्देश्य एक सुरक्षित, स्वागत योग्य और प्रेरक सीखने का माहौल तैयार करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर आधारित है। इस योजना के तहत स्कूलों को आधुनिक बनाने, डिजिटल लर्निंग संसाधनों और पर्यावरणीय स्थिरता को मतलब मॉडल स्कूल बनाने के लिए पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने केंद्र सरकार के पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए साझेदारी की है? तो की है केरल ने। किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला है? तो ये मिला है संजीव कपूर को।
ठीक है, आगे है, भारत किस देश में एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में शामिल हुआ है? भारत किस देश में? ये स्पेन में हुआ है सर, ठीक है, ओपन स्काई। भारतीय वायुसेना ने इतिहास रचते हुए पहली बार गैर नाटो देश के रूप में स्पेस में आयोजित एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लिया। यह बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास 20 से 21 अक्टूबर 2025 तक गांडो एयर बेस कनारी द्वीप स्पेस में आयोजित हुआ। नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य हैं। भारत गैर नाटो, भारत नाटो का सदस्य नहीं, जिसमें 12 संस्थापक देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली आदि और बाद में शामिल हुए देश शामिल है। हाल ही में स्वीडन मार्च 2024 में इसका सदस्य बना था। आगे है, आईएनएस सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? ये मॉरिशस के साथ किया है। आईएनएस सतलज भारतीय नौसेना के एक उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था तथा 1993 से कमीशन किया गया था। आगे है, कैथलीन कलोनी किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं आयरलैंड की। कैथलीन कनोनी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी प्रतिद्वंद्विता को हराकर जीत हासिल की। 11 नवंबर 2025 को ये पदभार ग्रहण करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इंपॉर्टेंट है, यह ग्वालियर में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्धव उत्सव ग्वालियर में शुरू किया गया है। यह एक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह है, जिसमें भारत और विदेश के कलाकार भाग लेंगे। आगे है, फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? ये किया है फीफा आसियान कप। आगे है, हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 27 अक्टूबर। विश्व श्रव्य दिवस, विरासत दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ द ऑडियो विजुअल हेरिटेज हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा 2005 से किया जा रहा है। आगे है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया? ये किया मलेशिया के कुआलालंपुर में। आगे है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 9M730 ब्यूरेस्टेनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक घोषणा की है लॉन्च करने की? तो की है रूस ने। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइलें इस प्रकार की क्रूज मिसाइल होती हैं जिनका डिजाइन आमतौर पर स्क्रैमजेट का एक रूप होता है। एक तापीय परमाणु प्रणाली वायु प्रवाह में ऊर्जा जोड़ने के लिए परमाणु ईंधन के विखंडन का उपयोग करती है, जिससे फिर एक नोजल के माध्यम से त्वरित करके प्रणोद उत्पन्न किया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने प्रमुख श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों 4। अगला है, ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? तो किया है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। नेक्स्ट है, लौहर मिशन लौहर संग्रहालय जहां अक्टूबर 2025 में रत्न चोरी हुई, कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है दोस्तों फ्रांस के पेरिस में। ये रत्न है, इसकी चोरी हो गई थी। एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन वार्षिक वन क्षेत्र लाभ में भारत किन दो देशों में के बाद तीसरे स्थान पर है? तो ये है दोस्तों बी, चीन और रूस के बाद। नेक्स्ट है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हासिल किया है दोस्तों 9वां। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड का 16वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो आयोजित हुआ है दोस्तों स्विट्जरलैंड के जनेवा में। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का 16वां सत्र जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन 20 से 23 अक्टूबर 2025 तक पैलेस डेस नेशंस में आयोजित किया गया था, जिसका विषय भविष्य को आकार देना, न्यायसंगत, समावेशी और सतत विकास को आर्थिक परिवर्तन के लिए बढ़ावा देना है। आगे, वैश्विक मीडिया एवं सूचना संचार सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी माइंड्स ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MIL इन डिजिटल स्पेस। नेक्स्ट है, पीएलआई योजना पर चीन की शिकायत के बाद WTO में विवाद को सुलझाने का पहला कदम क्या है? तो यह है दोस्तों परामर्श के माध्यम से दोनों पक्ष को सुलझाना। ठीक है, किसी पीएलआई योजना पर WTO के विवाद को सुलझाने का पहला कदम भारत और चीन के मध्य परामर्श करना होता है। इसमें दोनों देश आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करके समस्या का हल निकालते हैं। यदि यह परामर्श विफल हो जाता है तो मामला WTO पैनल के पास जाता है।
पीएलआई यानी प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। आगे है, पीएलआई योजना पर चीन का मुख्य आरोप क्या है जिसके तहत डब्ल्यूटीओ गया है? तो उसका मुख्य आरोप है दोस्तों, घरेलू मूल्य संवर्धन के आधार पर निषिद्ध सब्सिडी, मतलब जो भारत सरकार है वो अपने घरेलू प्रोडक्ट को बनाने के लिए सब्सिडी देती है, ठीक है, पैसे देती है, प्रमोट करती है। तो इसीलिए चीन को चिढ़ है कि ये मतलब ओपन मार्केट का उल्लंघन है, ठीक है, क्योंकि चीन वैसे ही सामान लाके बांटता रहता है। चलो, पीएलआई योजना पर कभी और बात करेंगे, बहुत अच्छी योजना है, बहुत ही ज्यादा अच्छी योजना है, तो फिर कभी बात करेंगे। चलो, हाल ही में किस देश ने भारत की पीएलआई योजना के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत की है? तो चीन ने की है। आगे, आईएनएस माहे क्यों चर्चा में था? तो ये माहे चर्चा में था, यह स्वदेशी रूप से बनाया गया 8 युद्धपोतों में से पहला है। नेक्स्ट है, फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दोस्तों फीफा आसियान कप। आगे है, हाल ही में संपन्न यूएस ग्रैंड पिक्स के विजेता कौन थे? तो ये थे मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली 3D पॉन्ड डाटा प्रणाली फिजियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना किस स्टार्टअप द्वारा की गई है? तो स्टेल रेस टेक्नोलॉजी हांगकांग द्वारा। अगला है, किस लेखक ने उपन्यास रेक्स फॉल के लिए उर्सुला के लेह गिनी पुरस्कार 2025 जीता है? तो जीता है वज्र चंद्रशेखर। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर 2025 में किस देश के भारतीय दूतावास में किया गया है? तो ये चीन में किया गया है, चीन के बीजिंग में। आगे है, अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दोस्तों कैमरून के। नेक्स्ट है, किस देश ने क्षुद्रग्रह कामो अलेवा से सामग्री एकत्र करने के लिए अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन 2 लॉन्च किया है? तो ये चीन ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि पर अध्ययन करने के लिए क्राफ्स परीक्षण किस संगठन ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों इसरो ने। नेक्स्ट है, CMS 03 जी सैट 7R उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए क्या सुनिश्चित करेगा? ये सुनिश्चित करेगा दोस्तों शत्रु के ठिकानों पर हमला करना। आगे है, इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS 03 जी सैट 7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो एम LVM 3 से। भारतीय अंतरिक्ष मतलब इसरो 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी उपग्रह सीएमएस 3 को लॉन्च करने जा रहा है। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से LVM 3 लॉन्च वाहन के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। वहीं शक्तिशाली रॉकेट जिसने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक पहुंचाया था। तो दोस्तों ये हुई इस वीक की सारी खबरें, ठीक है, आप लोग पढ़िए और रिवीजन करिए। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए